सो गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसके अंदर आपको लिखना था कि आपको सेट द कलर ऑफ ऑल पी एलिमेंट टू रेड। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको सारे जो पैराग्राफ्स यहाँ पर आए वो सारे रेड कलर में आए। तो उसका आंसर आई होप कि मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट एंड उसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमें यहाँ पर पैराग्राफ को सेट करना था, तो पैराग्राफ को सेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो है हमारा क्या आएगा, हमारा पी आएगा। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कलर सेट करना था, तो हमारा पर यहाँ पर कलर आ जाएगा। बस इतना सा हमें सेट करना है और हमारा जो है आंसर कंप्लीट है। सो आई ओके, वैसे ये बहुत ईजी था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब ने ही ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों को वैसी चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग वैसे पर समझदार हो गाइस। सो मूविंग फर्दर, यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि हमने आंसर डिस्कस कर लिया है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कितने वेज में हम CSS को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया है, हाउ टू ऐड CSS। तो हम डिस्कस करेंगे आज के ट्यूटोरियल में हम करेंगे डिस्कस कि हम CSS को कितने वेज में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा और हम बताएंगे, देखेंगे कि CSS को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं तो आप देखोगे कि देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट CSS। ओके, सो सबसे पहला होता है एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। 3 वेज होते हैं और तीनों को हम इन डेप्थ समझेंगे और हम इनका ऑर्डर भी समझेंगे। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और हम यहाँ पर अपना index.html की फ़ाइल बनाते हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम तीनों को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गाइस एक्सटर्नल CSS। ओके, तो एक्सटर्नल CSS के लिए मैं सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट बनाऊंगा। जैसे कि मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाता हूँ और एंटर दबाता हूँ या टैब दबाता हूँ, दोनों से काम हो जाएगा। अगर आपको एंटर नहीं चल रहा है तो आप टैब दबा दो, उससे भी वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह लिखूंगा यहाँ पर वेज टू ऐड CSS। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो कि हमारा जो है HTML कंप्लीट है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि CSS को कैसे ऐड किया जाता है। हम एक यहाँ पर हमने बॉयलर प्लेट बना ली है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल CSS को ऐड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको गो लाइव कर देता हूँ और हम अपने इसको ब्राउज़र में खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने ब्राउज़र में इसको खोल लिया है और हम इसको अब ऐड करेंगे। तो गाइस देखो, CSS एक्सटर्नल CSS यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम इसको एक्सटर्नली ऐड करेंगे। सो गाइस, इसके लिए हम ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगी टाइटल के नीचे आप लिंक लिखो और लिंक दबा के आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो REL लिखा हुआ है, यानी कि स्टाइल शीट, और आपको यहाँ पर href में आपको लिंक देनी होगी। तो जो भी आप फाइल बनाओगे style.css, जैसे मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है, और style.css क्या होगी, जहाँ पर हम अपनी CSS लिखेंगे, तो आपको वो फाइल बनानी भी होगी, यानी कि आपको पाथ यहाँ पर बेसिकली देना होगा। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि क्या करना होगा। देखो, यहाँ पर आप लिंक लिखोगे और href डालोगे। href के अंदर क्या होगा कि आपकी जो आपने फाइल बनाई है CSS की, जो आप फाइल बनाओगे, जहाँ पर अपनी CSS लिखोगे, जहाँ पर अपनी स्टाइल लिखोगे, तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसका पाथ जो है अभी style.css है। मान लो कि अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होता, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक फोल्डर है और यहाँ पर मैं बोलता हूँ CSS फाइल्स, और इसके अंदर हमारी फाइल होती, ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है ये फोल्डर का होता है, ये वाला, ठीक है, ये फोल्डर का होता है और ये जो होता है ये हमारा फाइल का होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो आप ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू फोल्डर, ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हमारी है न्यू फाइल। तो यहाँ पर अगर आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे तो ये CSS देखो ये बना हुआ आ रहा है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन नीचे एरो आ रहेगा, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम फाइल बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ new.css और इसको सेव करूं, तो यहाँ पर आप new.css की फाइल ऐड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक आपको यहाँ पर CSS लिख के बताता हूँ और फिर मैं आपको पाथ भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पैराग्राफ में लिख दिया, एक हमारा पैराग्राफ है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ है। सो आप लिखोगे अगर
तो लॉरेम क्या होता है? लॉरेम इज़ अ डमी टेक्स्ट। ठीक है, आप जैसे लॉरेम लिखोगे तो हमें एक डमी टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। ये एक डमी टेक्स्ट देता है आपको विजुअल स्टूडियो कोड, आपका फीचर देता है कि आप अपने डमी टेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे आप LOREM लिखोगे और एंटर दबाओगे तो आप 40 आपको ये 40 कैरेक्टर्स देगा डिफ़ॉल्ट में। लेकिन अगर आपको जितने चाहिए लाइक अगर आपको लॉरेम 100 चाहिए तो आप 100 लिखो और एंटर दबाओगे तो 100 दे देगा। बट अगर आप लॉरेम लिख के खाली एंटर दबाओगे तो उससे आपको कितने मिलेंगे? आपको 40 कैरेक्टर्स मिलेंगे। लेकिन अभी इस पे फोकस नहीं करते हैं, हमें समझ में आ गया कि लॉरेम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अब लॉरेम के बाद यहाँ पर हमने ये तो ऐड कर लिया पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इससे हम style.css में कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है और इसके अंदर मैं इधर पर भी लिख देता हूँ, दिस इज टारगेटेड बाय यूजिंग एक्सटर्नल CSS। अब मैंने इसको एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि यहाँ पर हम इसको टारगेट कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS से कर रहे हैं। अब उससे चीज़ें क्या रहेंगी? ज़्यादा क्लियर रहेंगी। मैं एक काम करता हूँ, ये वाले फोल्डर को बंद कर देता हूँ अभी, और हम अभी खाली इस पर फोकस करते हैं कि हम CSS क्या होती है। तो एक्सटर्नल CSS क्या होती है कि एक्सटर्नल फाइल बना ली हमने यहाँ पर, ये देखो index.html की फ़ाइल बनाई, फिर हमने उसी फोल्डर के अंदर style.css की फ़ाइल बनाई। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम फोल्डर में जाएँ यहाँ पर तो देखो हमारी 3 फाइल्स बनी हुई हैं। CSS फाइल का एक फोल्डर बन गया, यहाँ पर index.html का फाइल बन गया, फिर यहाँ पर स्टाइल CSS का फाइल बन गया, यहाँ पर base.txt का फाइल हमने पहले से बनाया रखा है। तो अगर मैं जाऊँ वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, आई होप। ठीक है, अब मुझे ऐड करना है, यहाँ पर टारगेट करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टाइल लिखना होगा और .css लिखना ज़रूरी है। इसका एक्सटेंशन होता है CSS। .css आप नहीं लिखोगे तो ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जैसे हमने index.html की फ़ाइल बनाई है, वैसे आप style.css की फ़ाइल बनाओगे तो style.css के नाम से आप इसको सेव करोगे तो ये चीज़ आपको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये style.css यानी कि CSS की फ़ाइल है। अब यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर स्टाइल की जगह आप अपना नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने arsalan.css लिख दिया, या फिर मैंने new.css लिख दिया, या फिर मैंने dev.css लिख दिया, या फिर मैंने tiger.css लिख दिया, या मैंने कुछ भी नाम CSS के, बस क्या होना चाहिए कि यहाँ पर .css आना चाहिए। अगर वो होगा तो यानी कि आपका वो एक्सटर्नल CSS बन जाएगी। ठीक है, अब यही होती है एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो थोड़ा सा हम टेक्स्ट रीड कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर नॉलेज हो, फिर हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे। सो विथ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट अ फाइल। Each HTML page must include a reference to external sheet and include the link element inside the head section. Okay, so ये भी वही कह रहे हैं जो मैंने आपको अभी समझाया कि यहाँ पर आप लिंक के अंदर आप डालोगे, जैसे कि लिंक ये है कि आपका लिंक टैग के अंदर आप डालोगे रिलेशन स्टाइल शीट, और उसके अंदर आप पाथ डाल दोगे href के अंदर जैसे style.css है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पैराग्राफ को टारगेट करना। तो पैराग्राफ को टारगेट करने के लिए आप p लिखो, और p लिख के यहाँ पर जैसे कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो कलर मान लो मुझे इसका रेड करना है, तो मैं जैसे ही इसका यानी कि रेड ये कर देते हैं हम, ये वाला कलर रेबेका पर्पल, और इसको सेव करूँगा मैं। तो अब देखो कि इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो मतलब ये हमारी CSS वर्क कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक्सटर्नल CSS को लिखते हैं। और मैं आपको शुरू में बताया था कि ये जो पाथ है, हमने एक फ़ाइल बनाई थी फोल्डर के अंदर, इसका नाम था new.css। तो new.css को अगर हमें ऐड करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो मुझे ये वाली CSS नहीं लिखना, मतलब मैंने मतलब आपको लिखना है, लेकिन अभी ये हम हटा देते हैं। और हमें क्या है, new.css को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, नई लिंक लेंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर new.css। ठीक है, अगर हम new.css लिखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो है इसी फोल्डर के अंदर जो हमारा बना हुआ है, इसी फोल्डर के जो हमारा ये वाला फोल्डर है, कौन सा हाउ टू ऐड CSS, इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए, इस बात का मतलब है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसका पाथ देखूं, तो अगर मैं इसका रिलेटिव पाथ देखूं यहाँ से, तो कॉपी रिलेटिव पाथ करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूं तो यहाँ पर देखो आप
कि ये कुछ पाथ और बताएगा। तो ये क्या हो जाता है कि इसका मतलब है कि CSS फाइल के अंदर ये जो है ब्लैक स्लैश यानी कि ये एक फोल्डर है इससे पहले, और इसके अंदर एक फाइल है जो new.css से बनी हुई है। तो वो चीज़ हम टारगेट करेंगे href से। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। मैं एक बार और बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, CSS फाइल एक फोल्डर है जो हमने बनाया है यहाँ पर, और उसके अंदर एक new.css की फाइल है। ठीक है, तो पहले फोल्डर आएगा बैकस्लैश से पहले जो है ये बैकस्लैश से पहले जो है वो क्या है, ये बैकस्लैश से पहले क्या है, ये हमारा फोल्डर है। इसके बाद हमारा जस्ट एक फाइल है जो हम टारगेट करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको इंक्लूड करनी है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, इसका कॉपी रिलेटिव पाथ करोगे और पेस्ट कर दोगे। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको अगर लिखूँ जैसे कि मैं यहाँ पर अगर स्टाइल लिखूँ पैराग्राफ के अंदर, और मैं इसका बोलूँ कलर, अभी देखो आप इसके अंदर ब्लैक होगा क्योंकि हमने वाली CSS हटा दी थी, दिखाता हूँ आपको। और हम नई CSS लिखें new.css के अंदर, तो हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड BGC लिखो और एंटर दबाओ, और इसका बैकग्राउंड 000 कर दो, जो कि हेक्साडेसिमल कलर का मतलब ब्लैक होता है। और तो देखोगे ये ब्लैक बैकग्राउंड हमें दे रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसका कलर हम वाइट करेंगे तो ये हमें कलर वाइट दे देगा। मैं दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल एंटर करूँगा और कलर वाइट हो जाएगा ये। ठीक है, तो दिखाता हूँ आपको कि कलर वाइट हो गया है इसका, और ये चीज़ हम एक्सटर्नल CSS से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको कि यहाँ पर हमारी एक style.css के नाम से हमने एक CSS का फाइल बनाई थी, और यहाँ पर हमने new.css के नाम से भी एक फाइल CSS ऐड करी है। तो यहाँ पर गाइस दो CS क्या वर्क कर सकती हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या अंदाज़ा है कि ये कर सकती है कि नहीं कर सकती। द आंसर इज़ यस, दोनों कर सकती हैं। क्योंकि आप अगर एक बार ट्राई करके देखो, आप ट्राई करके बताओ कि कैसे कर सकती है, आप ट्राई करके देखो। क्योंकि आप गाइस अगर आप इसको नेटफ्लिक्स की तरह देखोगे, आप खाली वॉच करोगे बिना प्रैक्टिस के, और आप देखोगे और इसको फॉलो नहीं करोगे, और आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ और फॉलो करो चीज़ों को, तो जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपको लर्न करने में मज़ा आएगा। अगर आप देखोगे खाली तो आप बोर होगे। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर दोनों CSS लिखते हो तो दोनों चीज़ इंक्लूड हो जाएंगी। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं अगर जैसे कि एक और चीज़ लेके आऊँ HTML के अंदर और h1 लिखूँ और बोलूँ दिस इज एक्सटर्नल CSS, सेव करूँ यहाँ पर, और अभी यहाँ पर जाऊँगा तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो है किसको ले रहा है, ऊपर वाले को आप देखोगे तो ये नीचे वाले को लेगा। कौन से वाले को ले रहा है? इस वाली CSS को इनहेरिट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? देखो दोनों में हमने लिखा है पी को हमने दोनों के अंदर कलर दिया, इसके अंदर भी दिया और इसके अंदर भी दिया। देख रहे हो आप, दोनों के अंदर दिया पी का कलर। लेकिन बट ले किसका रहा है वो नीचे वाले का ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि नीचे वाला बाद में लिखा गया है, तो बाद वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाती है। अगर वैसे ही अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और सेव करूँ तो देखो कि कमेंट करने से क्या होगा कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। जो कमेंट कर दिया यानी कि ये चीज़ दिखेगी हमें, लेकिन जिस सर्वर जो यूज़र जो आएगा उसे जो है वो नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर देखो कि इसने कौन सा ले लिया, जो हमारा सेकंड जो हमने पहले लिखा था वो वाले पे ले लिया। और अगर मैं ये इसको लिखूँगा तो ये इसको ले लेगा, तो बाद वाली को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर दिस इज एक्सटर्नल CSS लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, h1 को मैं कैसे टारगेट करूँगा। मैंने तो style.css के अंदर मैंने इसको टारगेट कर लिया। ठीक है, new.css के अंदर मैंने पैराग्राफ को टारगेट कर लिया। अब style.css के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं h1 से टारगेट करूँ, तो मैं h1 से बोल सकता हूँ कि कलर इसका कर दो ब्लू कर दो। इसका कलर ब्लू करने से क्या होगा कि ये आपका ये ब्लू कलर आ गया। देखो, तो हमने क्या करा, हमने देखा कि यहाँ पर हम दो तरीके से मतलब हम एक से ज़्यादा CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक्सटर्नल साइट बनाओ और इसको एक ही उसमें सब एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाओ और अलग अलग लगा सकते हो लिंक डालकर। हर
चीज़ को आप इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ एक्सटर्नल फाइल बनाई और सभी उसी के अंदर डाल दिया। आप अलग अलग एक्सटर्नल फाइल बना सकते हो, अलग अलग लिंक के साथ उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो यही इसका एडवांटेज है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, आप बार बार यूज़ कर सकते हो उसे। यानी कि आपने एक अपनी CSS की एक्सटर्नल फाइल बना ली और आप इसको डाल दो लिंक इसके अंदर और उसको यूज़ कर लो फिर से। यानी कि अगर आपको जैसे कि H1 के अंदर कलर ब्लू रखना है तो आप उसको बार बार लिखोगे नहीं, ये तो छोटा सा टेक्स्ट होगा। आप बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ लाइन कोड्स लिखाएगा जिसको आपको फिर से यूज़ करना है, तो आप फिर से तो लिखने बैठोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, ये वाली फाइल जो है उसको कॉपी करोगे और यहाँ पर ले आके पेस्ट कर दोगे और पेस्ट करने के बाद आप खाली यहाँ पर लिंक डाल दोगे। लिंक डालने से क्या होगा कि इसके बाद लिंक हो जाएगी और आप इसको फिर से रीयूज़ कर पाओगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है। आई होप कि आपको एक्सटर्नल CSS जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो गाइस यहाँ पर एक्सटर्नल CSS के अंदर इतना ही था। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब बारी आती है कि हम इसके अंदर दूसरा तरीका क्या है। मैंने आपको बताया था 3 तरीके से हम CSS को इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल CSS तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग बहुत समझदार हो, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस व्हाट इज़ इंटरनल CSS। अब यहाँ पर सेकेंड वे आता है। सेकेंड वे है हमारा इंटरनल CSS। एन इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज इफ वन or single HTML page has a unique style. The internal CSS is defined inside the style element inside the head section. ओके तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल CSS क्या होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं H2 और H2 के अंदर बोलता हूँ कि नाउ we are discussing internal CSS। इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको। तो यहाँ पर देखो नाउ वी आर डिस्कसिंग इंटरनल CSS लिखा हुआ आ गया, मतलब ये हमारा HTML इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अब HTML तो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, बट मैं चाहता हूँ कि ये H2 को मैं इंटरनल CSS से टारगेट करूं। अब हमने शुरू में देखा था कि हम स्टाइल टैग लिख रहे थे, स्टाइल टैग लिख रहे थे, ये स्टाइल लिखते हैं और हम इसके अंदर अपना CSS लिख रहेंगे। तो गाइस यही होता है इंटरनल CSS। मैं दिखाता हूं आपको। तो ये होता है इंटरनल CSS। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल टैग लगा दिया, बट यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा दी, सॉरी। अब यहाँ पर मुझे H2 चाहिए। मैं इसका कलर जो है, मैं इसका कलर ब्लू रखूँगा। तो अगर जैसे ही मैं ब्लू रखूँगा यहाँ पर, तो ये हम इंटरनल CSS से टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसके पूरा पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको जो है, अगर आपको ज़्यादा मतलब फिर से आपको अलग से फ़ाइल नहीं बनानी, एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल नहीं बनानी, तो आपको ये फ़ीचर आपको प्रोवाइड करता है कि आप स्टाइल टैग बनाओ और उसी के अंदर अपनी CSS उसी पेज के अंदर, HTML पेज के अंदर आप लिख सकते हो। सो नो हार्म इन डूइंग दैट। बट अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखनी है CSS की, तो आई प्रेफर कि आप जो है एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ करो, क्योंकि उससे क्या रहेगा, क्लीन कोड रहेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। आप एक ही फाइल के अंदर आप HTML भी डाल रहे हो और CSS भी डाल रहे हो, तो उससे क्या रहेगा, दोनों जो है ज़्यादा कोड दिखेगा और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है चीज़ें समझने में। सो आई रिकमेंड यू कि अगर आप ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ करो। बट लेट्स मूव फर्दर नाउ। एंड यहाँ पर आपको, आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई कि इंटरनल CSS क्या होता है। इंटरनल CSS जो होता है वो इसी पेज पे जो है हम CSS लिखते हैं स्टाइल टैग का लगा के, और इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। यानी कि आप इसको अगर किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहो तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको ये यूज़ नहीं कर पाओगे आप। हाँ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ से कट करके ले जाओ Ctrl+X से और पेस्ट कर दो वहाँ पर, वो कर सकते हो। लेकिन एक्सटर्नल CSS का क्या फ़ायदा होता है, आपको खाली वो पूरी फाइल जो है आप उसको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करते हो। जैसे कि आपके पास, जैसे कि ये पूरी फाइल है style.css की, आप इसको कहीं पर भी ले जाके पेस्ट कर सकते हो और उसकी लिंक डाल दो बस। तो उससे ये फ़ायदा होता है एक्सटर्नल CSS का कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS क्या होती है, और दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के समझ में आ गए। अब यहाँ पर आता है लास्ट जो है हमारा इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS क्या होती है कि हमने एक्सटर्नल CSS तो देख लिया, हमने इंटरनल CSS देख लिया, दो वेज तो हो ही गए। अब एक नया वे कौन सा आ गया,
हम दोनों वेज तो डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन ये नया वे क्या है मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होता है। अब इनलाइन CSS क्या होता है? इनलाइन CSS यानी कि आप समझ सकते हो कि लाइन जो होती है उसी के अंदर CSS डाल देते हैं। तो एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट। टू यूज इनलाइन स्टाइल एंड add the style attribute to the relevant element, the style attribute can any CSS property। तो गाइस अगर देखो यहाँ पर मैं लिखूँ H5 और इसके अंदर मैं लिखूँ नाउ वी आर डिस्कसिंग इनलाइन CSS। अब यहाँ पर मुझे क्या है, खाली मुझे ना अपनी एक्सटर्नल CSS बनानी है, ना मुझे स्टाइल टैग लगना है। मुझे क्या करना है, मुझे खाली इस चीज़ को यहीं इसके अंदर ही CSS लिखना है। तो इसका तरीका है क्या कोई सा? मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीका है। आप क्या करो, इस H5 है, उसका एट्रीब्यूट होता है एक जिसका नाम है स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम CSS लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मान लो आपको लिखना है इसका कलर लिखो और यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लू, और जैसे मैं ब्लू लिखूंगा यहाँ पर तो ये क्या होगा कि ये ब्लू कलर H5 भी ले लेगा, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही आपको अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लेनी है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे देंगे? हमने कलर दे दिया, अब हमें इसके अंदर बैकग्राउंड भी देना है। तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं मान लो ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो ये बैकग्राउंड कलर जो है वो भी ब्लैक साइड कर देगा, जैसे कि इसने कर दिया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल CSS नहीं लिखना है, आपको जो है यहीं CSS को अप्लाई करना है, तो आप इसको आप इसको यहीं से टारगेट कर सकते हो। सो आई होप कि ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि इनलाइन CSS क्या होती है। इनलाइन CSS यानी कि आपको वहीं पर CSS अप्लाई कर दो। इंटरनल क्या होती है कि आपको स्टाइल टैग ऊपर लिंक के नीचे, टाइटल के नीचे आपको बनानी होती है, जैसे जस्ट बिफोर टाइटल के नीचे आपको यहाँ पर स्टाइल टैग बनाना होता है, उसके अंदर आप CSS लिख सकते हो। वैसे ही एक एक्सटर्नल CSS होती है जिसके अंदर आपको लिंक लेनी होती है और लिंक के साथ आपको style.css की फाइल बनानी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि देखो हमने तीनों CSS बना ली। मान लो हमने एक ही एलिमेंट, एक ही हमारा सिलेक्टर था, मान लो H1, एक सिलेक्टर था H1, हमने उसको तीनों से टारगेट कर दिया। हमने उसके अंदर इनलाइन CSS भी लिख दी, हमने उसके अंदर इंटरनल CSS भी लिख दी, हमने उसके अंदर एक्सटर्नल CSS भी लिख दी। तो अब वो किसको प्रेफरेंस देगा मैं आपको बताता हूँ। व्हाट विल बी यूज इफ व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड फॉर एन HTML एलिमेंट। कोई सी भी एलिमेंट पे अगर क्या होगा कि अगर उस पर एक से ज़्यादा जो है स्टाइलिंग जो लगी है वो, तो उससे क्या होगा, all the styles in a page will cascade into a new virtual style sheet by the following rules, where number has the following highest property: inline style inside an element, external internal style sheet in the head section before browser default. So an inline style has the highest property and will override external and internal and browser default. So this is the key point here कि inline style जो होगा वो उसको override कर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ override का मतलब क्या होता है। override यानी को उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ H3 के अंदर मैं लिखता हूँ कि which will have a highest order। ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ which will have the highest order, तो अगर मैं यहाँ पर H3 को टारगेट करूँ स्टाइल के अंदर मैं टारगेट करूँ, स्टाइल के अंदर मैं लिखूँ कि अभी तुम इसको सेव करते हो, हम इसका कलर देख लेते हैं, कलर ब्लैक आ रहा है कि नहीं। तो ये ब्लैक कलर आ गया है, इसका मतलब हम इसको टारगेट कर सकते हैं। अब इस पर कोई से स्टाइल नहीं लगा, तो हम अगर इसके अंदर BGC डालें और हम इसके अंदर BGC के अंदर हम डालते हैं एक्वा और इसके अंदर कलर हम दे दें ब्लैक कलर देने के बाद ये क्या करेगा कि इसके अंदर CSS लग गई है। ठीक है, तो मतलब ये हमने इंटरनल CSS से इसको टारगेट कर दिया। अगर हम इसको क्या करें, H3 को स्टाइल के अंदर लिखें,
यानी कि हम यहाँ पर H1 के नीचे H3 कर दें और यहाँ पर हम बोलें कि इसका जो कलर है वो कर दो रेड। अभी कौन सा कलर था? अभी था इसका ब्लू एक्वा कलर, सॉरी ब्लैक कलर था। अब इसको बोल रहा हूँ कि हम इसका कलर कर दो रेड। तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इंटरनल CSS लिख रहा हूँ सेम चीज़ के लिए, H3 है और यहाँ पर भी H3 के लिए मैं कलर जो है रेड कर रहा हूँ, तो क्या ये इस पर फ़र्क पड़ेगा? मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि फ़र्क पड़ा, मतलब कि यहाँ पर जो है एक्सटर्नल CSS को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। ठीक है, वहीं अगर सो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा कि एक्सटर्नल CSS will have a higher priority than internal CSS while हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि इनलाइन CSS कैसे वर्क करेगा। ठीक है, उसमें बोल रहे हैं कि इनलाइन CSS को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो हम वो चेक भी कर लेते हैं एक बार कि इनलाइन CSS को वाकई में दी जा रही है ज़्यादा प्रेफरेंस या फिर ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमेशा अपन को थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। अब प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो हम क्यों नहीं करें। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने H3 को जो है क्या करा है, कलर दिया है रेड। ठीक है, मतलब हमारा रेड कलर होगा। अगर मैं इसका कलर स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर सेट करूं और कलर में बोलूं कि इसका जो है कलर कर दो ग्रीन, तो ये क्या ये ग्रीन कलर लेगा? ऑफ कोर्स ये लेगा ग्रीन कलर, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और सहीएस्ट प्रायोरिटी होती है। देखो कि इसने कलर ले लिया ग्रीन। वैसे अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं BGC लूँगा और BGC के अंदर मैं लिख दूँ कि इसका कलर कर दो ब्लू वायलेट और इसको सेव करूँ यहाँ से, तो ये ब्लू वायलेट ले लेगा। ठीक है, तो इसने सारे को ओवरराइड कर दिया और इसने अपना CSS जो है H3 पे डाल दिया। सो मैं यहाँ पर नोट्स में भी लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS with higher property than internal CSS while inline CSS will have the highest highest order preference। ठीक है, इसको हम समझ चुके हैं कि ये क्या होता है और ये चीज़ हमारे समझ में आ गई है कि एक्सटर्नल CSS लिखी जाए या फिर इंटरनल CSS लिखी जाए। तीनों CSS अगर एक ही हमारे एलिमेंट पे लिखी जा रही है, देखा हमने कि H3 पे हमने तीनों चीज़ें अप्लाई करी, तीनों तरीके से हमने CSS लिखा। हमने इंटरनल से भी लिखा, हमने एक्सटर्नल से भी लिखा और हमने इनलाइन से भी लिखा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनलाइन, फिर उसके बाद एक्सटर्नल, फिर उसके बाद इंटरनल। तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? मैं आपको बता दूँ, इनलाइन का सबसे ज़्यादा ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस उससे दी जाएगी, फिर उसके बाद एक्सटर्नल को दी जाएगी, फिर उसके बाद इंटरनल को दी जाएगी। तो अगर आप कोई से प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आप यहाँ पर अपना इस H3 के अंदर आपने मतलब आपने अपनी स्टाइलिंग दे दी विथ इनलाइन और आप चेक कर रहे होगे कि एक्सटर्नल CSS के अंदर डाल के कि वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो चीज़ आपकी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि आप जो है वो वर्क क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनलाइन के अंदर वो हैगा। ठीक है, तो इनलाइन के अंदर वो आपने स्टाइल कर रही है, तो एक्सटर्नल के अंदर आप स्टाइल करोगे तो वर्क नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो आप ज़रूरी आप यही है कि आप एक्सटर्नल CSS से टारगेट करो गाइस। सो ये जो है आपको मैं आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 3 वेज क्या होते हैं स्टाइल डॉट CSS को ऐड करने के लिए, हमारी स्टाइल को ऐड करने के लिए विथ HTML के अंदर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप ये चीज़ कहाँ से लर्न कर रहे हो, आप कौन से पार्ट से, कौन सी जगह से आप ये चीज़ लर्न कर रहे हो और आपको कितनी चीज़ समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ये भी करके बताओ कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लग रहा है गाइस।
तो ये चीज़ तो हमारे समझ में आ चुकी है कि तीनों वेज़ क्या होते हैंगे। अब हमारा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम कमेंट्स को कैसे ऐड करते हैंगे। तो हम वो चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सीएसएस के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और कमेंट्स यूज़ करने के फ़ायदे क्या-क्या होते हैंगे और कमेंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। सो हम अभी आज के लिए इतना ही लर्न करते हैंगे। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है गाइस।